हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम प्रेजेंट है क्लास 11th के एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है। जिसका नाम चैप्टर का नाम क्या था? रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। चैप्टर हम लिख देते हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। हालांकि 2-3 दिन से इस पे लेक्चर नहीं बना है, ठीक है, लेकिन आज यहाँ पर इसमें दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक तो सीमांत अभिकर्मक और दूसरा स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, और स्टाइक्योमेट्री पे हम एक दो सवाल करेंगे, एक दो सवाल आपको देंगे, उसको आप लोग करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीमांत अभिकर्मक से। देखिए, सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक, इंग्लिश में इसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब लिमिट में जो कम मात्रा में हो। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए ए और बी है और इससे बन रहा है ए और ए भी बन रहा है। अगर मान लीजिए ए और बी, ठीक है, ए और बी में ए है 10 मोल, बी है 5 मोल। ठीक, और प्रोडक्ट अभी क्या है? अभी कुछ नहीं बना है, अभी 0 है। ठीक है, अभी कुछ बना नहीं है। दोनों का 5-5 मोल खत्म हुआ, इसका 5 मोल बचा। इसका 5 मोल खत्म होगा तो इसका 5 मोल बचेगा, लेकिन इसका 5 मोल खत्म होगा तो इसका 0 बचेगा, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पर 5 मोल प्रोडक्ट बना है ए बी दोनों का। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया हो रही है इसमें बी जो है वो कम मात्रा में है। ठीक है, बी क्या है? कम मात्रा में है। और ये अगर खत्म हो जाएगा तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, तो सीमांत अभिकर्मक वो होता है जो कम होता है तथा जिसके खत्म होने पर अभिक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। मतलब यहाँ पर बी जो होगा वो क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक। समझ में आ गया? कोई अभिक्रिया चल रही है, इस अभिक्रिया में दो अभिकारक है, ठीक है, एक ए है एक बी है। अब इन दोनों में से जो कम मात्रा में है, ठीक है, वो जल्दी खत्म होगा, और उसके जल्दी खत्म होने से अभिक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो वो अभिकर्मक जो जल्दी खत्म हो जा रहा है, ठीक है, और जिसके वजह से अभिक्रिया रुक जा रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, ए और बी 2 है, ठीक है, ए 10 है बी 5 है, अभी प्रोडक्ट कुछ नहीं है। तो जैसे ही बी का दोनों का 5-5 मोल खत्म होगा तो बी का तो 5 ही मोल था तो ये तो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, और ए बी का 5 मोल बनेगा। ठीक है, तो होगा क्या? इसके खत्म होने से, बी के खत्म होने से अभिक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो किसी भी अभिकारक में जो अभिकर्मक होता है और जो कम मात्रा में, किसी भी अभिक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित अभिकर्मक समाप्त हो जाने से अभिक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। उसी को कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, अब हम इसको इरेज करके लिख देते हैं, आप लोग सीमांत अभिकर्मक का डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम बताए थे आप लोग को सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, देखते हैं सीमांत अभिकर्मक। ये हम डेफिनेशन लिख दिए हैं, आप लोग चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, या आप लोग चाहे तो बुक का जो मतलब जो हम बोलेंगे वो लिख लीजिएगा, हालांकि ये बुक का है। ठीक है, बोला है सीमांत अभिकर्मक, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया, ये जैसे ए और बी, ठीक है, मिलकर के ए बी बना रहे हैं, तो माना कोई रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारक के बीच हो रही है। दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं अभिकारक, मिलकर के उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, अभिकारक से उत्पाद का बनना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, इसमें इन अभिकारकों की मात्रा भिन्न भिन्न है। देखिए, ये जो ए है वो 10 मोल है। ठीक है, ए 10 मोल है और बी 5 मोल है। ठीक है, तो दोनों भिन्न भिन्न है। इस अभिक्रिया में जब सबसे कम मात्रा में उपस्थित अभिकर्मक, पूरे को मिला के अभिकारक कहते हैं, लेकिन अगर सिंगल सिंगल को लेंगे तो उसको हम अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे केवल ए का बात करें तो अभिकर्मक है, केवल बी तो ये अभिकर्मक है, लेकिन पूरा बात करें ए बी तो ये अभिकारक है। ठीक है, ए प्लस बी क्या है? अभिकारक है। तो सबसे कम मात्रा में उपस्थित अभिकर्मक समाप्त हो जाता है। इसे 10 मोल है, 5 मोल है, अभी ये 0 मोल है, लेकिन कुछ समय बाद जब रासायनिक अभिक्रिया शुरुआत होगी, ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, तो होगा क्या? देखिए, ये ए 10 मोल है, ये 5 मोल है, ठीक है, और शुरुआत में ये 0 मोल है। जब अभिक्रिया शुरुआत होगी तो धीरे धीरे क्या होगा? न अभिकारक की मात्रा कम होगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। होगा ना ऐसा? धीरे धीरे क्या हो, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे की ओर जाएगी वैसे वैसे अभिकारक की मात्रा कम होगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। ठीक, तो अभिकारक मान लीजिए 5 ए मतलब 5 मोल खत्म हुआ और बी भी 5 मोल खत्म हो गया,
तो ए 10 मोल था, 10 में से 5 खत्म हो गया तो 5 मोल बचेगा, लेकिन बी 5 ही था तो 5 में से 5 चला गया, कुछ नहीं बचेगा, और उत्पाद बना है दोनों का 5 मोल। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सबसे कम मात्रा में उपस्थित अभिकर्मक समाप्त हो जाता है तो अभिक्रिया रुक जाती है। अब जब बी समाप्त हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जबकि अन्य अभिकारक मतलब जैसे ए बचा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब सबसे कम मात्रा में उपस्थित अभिकर्मक समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। तो वह अभिकर्मक जो पूर्णतः समाप्त हो जाता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, और जो बच जाता है उसको आधिक्य अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग चाहे तो ये लिख लीजिए, या आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा कि जब किसी अभिक्रिया में, जो बोल रहे हैं, जब किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकर्मक जो कम मात्रा में होते हैं, ठीक है, जब किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकर्मक जो कम मात्रा में होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं तो अभिक्रिया पूर्ण रूप से रुक जाती है, जिसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, यहां से आप लोग अभिक्रिया में जब सबसे कम मात्रा में उपस्थित अभिकर्मक समाप्त हो जाता है तो अभिक्रिया रुक जाती है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से इधर वाला स्किप करके आप लोग यहां से लिख सकते हैं ये। ठीक है, अभिक्रिया में जब सबसे कम मात्रा में उपस्थित अभिकर्मक समाप्त हो जाता है तो अभिक्रिया रुक जाती है, जैसा अभी बताएं। अगर कम मात्रा में होगा तो वो रुक जाएगा, वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, जैसे ही ये समाप्त होगा अभिक्रिया रुक जाएगी, जबकि अन्य अभिकारक जैसे ए बचा हुआ है, तो जो अभिकर्मक खत्म होगा उसको सीमांत अभिकर्मक कहेंगे, जो बच जाएगा उसको अधिक। ये आप लोग पूरा नोट करिएगा, ये वाला पूरा रहेगा, और इसमें आप लोग चाहें तो यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाला हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक का टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम आगे आते हैं जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अभी तो सीमांत अभिकर्मक खत्म हुआ। सीमांत अभिकर्मक में क्या पढ़े थे हम लोग, सीमांत अभिकर्मक में ये पढ़े कि जो कम मात्रा में है वो समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण अभिक्रिया रुक जाएगी, उसी को सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। ठीक है, हम 2-3-4 बार इसलिए आपको बोल देते हैं कि आप लोग उसको सुनते सुनते याद हो जाए आप लोग को। ठीक है, आप लोग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत न पड़े। इसका मतलब ही नहीं कि पढ़े ही ना, आप लोग रिविजन नहीं करेंगे तो उस चीज को भूल जाएंगे, तो रिविजन मस्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं हम अपने स्टोइकियोमेट्री पर। स्टोइकियोमेट्री में क्या है, जो भी हमको इक्वेशन दिया जाता है, ठीक है, उसको हमको लिखने आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया है मेथेन का दहन कराने पर, सबको पता है अगर हाइड्रोकार्बन का दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जल मिलेगा। ठीक है, इसको बैलेंस करिए। स्टोइकियोमेट्री में आप ये जरूर चेक करिएगा कि समीकरण संतुलित है या नहीं, तो समीकरण का संतुलित होना जरूरी है। समीकरण का संतुलित होना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। बैलेंस है 2। ठीक है, चलिए ये बैलेंस हो गया। कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, 2 दूना 4, ऑक्सीजन 4, 2 और 2 4। ठीक है, देखिए जिसको बैलेंसिंग नहीं आता उसके लिए हम एक अलग सेपरेट लेक्चर बना देंगे बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, अभी तब तक आप लोग देखिए यहाँ पर, हालांकि आप लोग 10th में बैलेंसिंग पढ़ के आए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर, अब इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो इसके कोफिशिएंट में 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, जब कुछ नहीं रहता तो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहला बात तो ये लिख सकते हैं कि 1 मोल CH4 मतलब होता है मेथेन। एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो मेथ और एन जुड़ करके मेथेन बन जाता है। O2 से पता है ऑक्सीजन, CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड, H2O से जल, सबको पता है। तो अगर हम 1 मोल मेथेन ले रहे हैं और 1 मोल मेथेन की क्रिया 2 मोल ऑक्सीजन से करा रहे हैं, ठीक है, 1 मोल मेथेन की क्रिया 2 मोल ऑक्सीजन से कराने पर क्या मिल रहा है, 1 मोल CO2 और 2 मोल जल, 1 मोल CO2 तथा 2 मोल जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका नंबर ऑफ मोल को लेकर के। दूसरा हम देखते हैं, अच्छा हम इसके वेट को भी लेकर के लिख सकते हैं। 1 मोल मेथेन, जैसे हम अगर यहाँ लिखें CH4 कितने ग्राम है, जैसे CH4 के 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, कार्बन का हो गया 12, 12 4 16, मतलब 1 मोल में 16 ग्राम। ठीक है, तो हम अगला इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं, मतलब 16 ग्राम मेथेन
की क्रिया 16 ग्राम मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 2 मोल है तो 32 है। ठीक है, तो 16 ग्राम मीथेन। तो अभी हमने पढ़ा था सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक में क्या देखें कि जो कम मात्रा में है वो जल्दी खत्म हो जा रहा है ना, और उसी को हम सीमांत अभिकर्मक कह रहे हैं। ठीक है, जिसके जो कम मात्रा में वो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण अभिक्रिया रुक जाएगी, उसी को क्या कहेंगे सीमांत अभिकर्मक। हम आपको 2-3 बार इसलिए बोल देते हैं या रिवाइज करा देते हैं कि आप लोग बार बार उसको सुनते 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 वो चीज याद हो जाए। ठीक है, और कोई मेरा पर्पज नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर तो हमारा जो अगला टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक के बाद वो है स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री स्टाइकियोमेट्री क्या है? स्टाइकियोमेट्री के लिए आपको सबसे पहला जरूरी बात है कि जो भी रिएक्शन दिया जा रहा है उसको आप देखें कि वो बैलेंस है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए दिया है मेथेन का दहन कराने पर CH4, मेथेन का दहन मतलब दहन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए अगर या बोल रहे मेथेन के दहन से मेथेन का दहन कराने से क्या मिलता है, तब भी आप ऑक्सीजन से कराएंगे, ऑक्सीजन बोल देगा तब भी ऑक्सीजन से ही कराएंगे। ठीक है, तो मेथेन का दहन कराने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का दहन कराने पर ये मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो जिसमें केवल कार्बन, देखिए नाम से क्लियर है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, तो जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, आइए हम अपने स्टाइकियोमेट्री पे आते हैं। तो स्टाइकियोमेट्री के लिए हमको सबसे पहले क्या जरूरत है कि जो भी रिएक्शन दिया हुआ है उसमें हम यह चेक करें कि संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण का होना जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है, मस्ट है। यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं इसको, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 2 है तो इसको यहाँ पर 2 2 2 4। ठीक, इसको आप लोग से बैलेंस कर लीजिएगा। हालांकि आप लोग क्लास 10th में बैलेंसिंग पढ़ के आएंगे, ये छोटा सा बैलेंसिंग ये तो कर ही लेंगे। चलिए अब हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। स्टाइकियोमेट्री में पहला तो आप ये चेक करेंगे कि बैलेंस कैसे, मतलब बैलेंस करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपसे स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं, अगर इसके कोफिशिएंट में देखते हैं, इसके कोफिशिएंट में क्या है 1 है, इसके कोफिशिएंट में 2 है, इसके कोफिशिएंट में 1 है और इसके कोफिशिएंट में 2 है। ठीक है, अगर मान लीजिए बोला जाए 1 मोल मेथेन है, ठीक है 1 मोल मेथेन, इसके जो भी कोफिशिएंट है उसको हम 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 मिनट, 1 मोल मेथेन है। ठीक है, तो 1 मोल मेथेन की क्रिया किससे करा रहे हैं, CH4 से मेथेन है। ठीक है, एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं और सब सिंगल बॉन्ड वाला है तो N, तो मेथ और N क्या हो गया मेथेन। तो 1 मोल मेथेन की क्रिया 2 मोल ऑक्सीजन से कराने पर, 1 मोल मेथेन की क्रिया 2 मोल ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है 1 मोल CO2 तथा 2 मोल जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में लिख दिए। दूसरा अगर हम देखें तो 1 मोल मेथेन में कितने ग्राम हो, मतलब मेथेन के कितने ग्राम होंगे, तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 4, तो 12 और 4 16 ग्राम, मतलब 1 मोल मेथेन 16 ग्राम के बराबर है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 16 ग्राम मेथेन की क्रिया, 1 ऑक्सीजन 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कराने पर CO2, कार्बन का 12, 32 और 12 44। ठीक है, कराने पर 44 ग्राम CO2 व H2O 16 तो 18 2 36, कराने पर 36 ग्राम जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया लिखने का। तीसरा तरीका हम इसके कणों की संख्या से भी लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बताए थे कि 1 मोल में जो कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 मोल में जो कण होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 22 या 23। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो अगर इसमें हम लिख दें, यहाँ पर 1 है तो 1 मोल, कण से करना रहा है तो 1.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na,
मतलब ये एवोगैड्रो नंबर होता है तो इसको हम Na से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू Na किसका, Na CH4 के अणु की क्रिया, ठीक है, अणु की क्रिया किससे करा रहे हैं, 2 है ये, तो 2 इंटू Na ऑक्सीजन से कराने पर, ऑक्सीजन से कराने पर क्या मिल रहा है, 1 इंटू NaCO2 व 2 इंटू NaH2O प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो हो गया नंबर ऑफ, मतलब कणों की संख्या, ठीक है। CH4 के कण बोल दे, अणु बोल दे, ठीक है, वो आप जो भी बोले बोले, कण, ठीक है, या अणु, दोनों से कराने पर क्या मिल रहा है हमको, इतना ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर कणों की संख्या का बात करेगा तो आप जितना भी होगा, कणों की संख्या का बात अगर करेगा, ध्यान सुनिए, कणों की संख्या का अगर बात करेगा, ठीक है, तो जितना भी होगा मोल उसमें आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर डिवाइड कर दीजिए, 2 है तो 2 का डिवाइड कर दिए उससे, 1 है तो 1 का डिवाइड, 2 है तो 2 का डिवाइड, उससे कणों की संख्या के बारे में पता चल जाएगा, ठीक। आगे चलें। अब लास्ट हम देखते हैं कि अगर गैसियस फॉर्म में हो तो गैस, वाटर तो सबको पता है लिक्विड है, ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम अगले तरफ मतलब नेक्स्ट चलते हैं। एक और है, मतलब अगर हमसे लीटर में या गैस के बारे में बोलते तो तो जितने भी मोल होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर, ठीक है। CH4 की क्रिया 2 इंटू 22.4 ऑक्सीजन से कराने पर 1 इंटू 22.4 CO2 व 2 इंटू 22.4 H2O प्राप्त होता है, ठीक है। ये मिल गया, बात समझिए। तो हम इन 4 तरीकों से इसको लिख सकते हैं, आप लोग इन चारों बातों को नोट करिए, ठीक है। और हम इस पे 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन आपको देंगे, वो आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हमें बताइएगा, हम अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट करा के फिर। चलिए देखिए, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्टोइकियोमेट्री हम आपको बताएं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहले जरूरत पड़ेगा आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। सेकंड, आप लोग उसको लिखना समझिए कि मोल दिया है तो मोल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल या कणों की संख्या के रूप में, अणुओं की संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। लीटर या गैस दिया, गैसियस फॉर्म में दिया है तो गैसियस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं, ठीक है, अगर देखिए हम शायद पिछले बार लिख दिए थे 2 इंटू 22.4 लीटर वाटर, ठीक है, तो ये आप लोग हटा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये गैसियस के लिए होता है, ठीक है, मतलब ये गैसियस फॉर्म में जो होता है उसके लिए, और वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लेकिन इक्वेशन में अगर आपको गैस ले करके दिया है तब तो आपको करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन उस हिसाब से दे दिया है, क्वेश्चन में आपको फिक्स कर दिया है कि वाटर गैसियस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, तब आपको लेके करना पड़ेगा। अनदर आप लोग जब वाटर नहीं दिया रहे या लिक्विड के फॉर्म में दिया रहे तब आप लोग ये नहीं लगाइएगा ना 22.4 वाला। चलिए ठीक है, आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बोला 2.5 मोल प्रोपेन को जलाने पर कितना मोल, जलाने पर नहीं, पूर्ण रूप से जलाने पर, को पूर्ण रूप से जलाने पर 2.5 मोल प्रोपेन को पूर्ण रूप से जलाने पर कितना मोल CO2 प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोपेन को लिखेंगे कैसे। देखिए प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, प्रोप मतलब 1, 2 और 3 कार्बन, और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लग गया। अब कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्डिंग रखता है, ठीक है, तो कार्बन क्या, एक बॉन्ड ये हो गया, 2 3 4, इस कार्बन का 1 और 2 है, 3 4। देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, तो ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी गिना जाएगा और ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी गिना जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 2 3, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 3 6 और 2 8, ठीक है। मतलब हम इसको C3H8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा बताने के लिए था आप लोग को कि प्रोपेन लिखेंगे कैसे। 3 कार्बन के लिए प्रोप और सब में सिंगल बॉन्ड। चलिए देखिए, तो हो गया हमारा C3H8, तो प्रोपेन को पूर्ण रूप से दहन करा रहे हैं तो हमको मिलेगा CO2 और वाटर, यही मिलेगा। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर हो गया 3, ठीक है, यहाँ पर हो गया 4 4 2 8, 3 2 6 और 4 10, यहाँ पे हो गया 5, ठीक है।
अच्छा, इसको हम पहले पढ़ते हैं। पढ़ेंगे कैसे? देखिए, इसके कोफिशिएंट में 1 है, अभी हम बताए थे, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट में 1 है, मतलब 1 मोल प्रोपेन का जब दहन हुआ तो CO2 कितना बन रहा है? CO2 बन रहा है 3 मोल। 1 मोल से प्रोपेन के 1 मोल से CO2 का 3 मोल बन रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपको एक टॉफी 2 रुपए में मिल रहा है तो 2 टॉफी 4 में मिलेगा, 3 टॉफी मतलब क्या कर रहे हैं आप? एक टॉफी अगर आपको 2 रुपए में मिल रहा है तो 2 टॉफी 4 में, 3 टॉफी 6 में, मतलब जितना भी टॉफी है, ठीक है, टॉफी का गुणा कर देना है नंबर से, ठीक है, मतलब जो भी है, ठीक है, मतलब एक टॉफी जितना भी मिल रहा है और जितना आपको लेना है उसका मल्टीप्लाई कर देना है आप लोग उसमें, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, मतलब अभी बता रहे थे कि एक टॉफी 2 रुपए मिलेगा तो 2 टॉफी 4 में, 3 टॉफी 6 में, तो जितना एक टॉफी का दाम है, ठीक है, एक टॉफी का दाम अगर 2 रुपए है तो आपको जितना टॉफी लेना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। तो अगर हम बोले कि 1 मोल से 3 मोल बन रहा है तो 2 मोल से इसका 6, 3 मोल से इसका 9, ऐसे ही ना होगा, मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमसे बोल रहा है 2.5 मोल प्रोपेन, हमसे बोला है 2.5 मोल प्रोपेन से कितना बनेगा, 2.5 मोल प्रोपेन से कितना बनेगा, तो हम क्या कर देंगे, 1 मोल से जितना भी बन रहा है, ठीक है, तो हम 2.5 से उसी का क्या कर देंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 2 मोल से कितना बन रहा था तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिए थे, 3 मोल से कितना बनेगा तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। तो उसी तरीके से 2.5 मोल में कितना बनेगा तो 2.5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो आ जाएगा 7.7, मतलब C3H8 के 2.5 मोल से CO2 के 7.5 मोल बनेंगे। अब देख लीजिए, 1 का ये 3 गुना होता है तो 2.5 का ये 3 गुना होता है, सही भी है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा। हम लिख लेते हैं, मेथेन मतलब CH4, इसका दहन करेंगे, ठीक है, तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बैलेंस कर देते हैं, अभी किए ही थे। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो 1 मोल है, इसके कोफिशिएंट में 1 है, तो इसके 1 मोल से, 1 मोल मेथेन से 2 मोल वाटर का मिल रहा है, ठीक है, मेथेन के 1 मोल से वाटर का 2 मोल मिल रहा है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट करना भी चाहे तो कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल को आंसर दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अणु भार बटे में, सॉरी, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है दिया गया भार बटे में अणु भार। तो हमको निकालना किसका है, हमको तो जल का बताना है। तो जल में मोल कितने हैं, 2 मोल है, तो हम यहाँ 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 2 बराबर दिया गया भार कितना है, यही तो पता करना है कि कितना है, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, x अपॉन वाटर का अणु भार, 1 हाइड्रोजन का वेट 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूनी 32, सॉरी 16 2 18, ठीक है। ये इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 × 18 इक्वल टू x, 18 दूनी 36, 36 इक्वल टू x, मतलब कि इसका जो भार आएगा, मतलब जो जल की मात्रा आएगी वो होगी 36 ग्राम। तो जल की मात्रा होगी 36 ग्राम, ठीक है। तो 16 ग्राम मेथेन के दहन से 16 ग्राम जल प्राप्त, सॉरी 36 ग्राम जल क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, आप लोग उसको करिएगा, ठीक है, इसको मेरिज कर ले रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको आप लोग करिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो दिया है मेथेन की कितने मोल दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। ये भी आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। स्टोइकियोमेट्री अभी जो 2 ठो बताया उसको पहले अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा कि स्टोइकियोमेट्री लिखा कैसे जाता है, ठीक है। उसके बाद दोनों क्वेश्चन को अभी जो बताए थे उसको अपने करने का प्रयास करिएगा, फिर इस क्वेश्चन पर आइएगा, ठीक है। ये हमारा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, जो कि यहाँ पर समाप्त नहीं है, ठीक है। अभी कुछ सांद्रता पद है, लेकिन वो सांद्रता पद हम क्लास 12 में पढ़ा चुके हैं, तो वो हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे।
तो आप लोगों का क्लास 11th का ये जो फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं वो समाप्त होता है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि हम चैप्टर 2 स्टार्ट करें इनऑर्गेनिक का या चैप्टर 3। ठीक है, अगर आप लोग 2 दिन में, एक दिन के अंदर, 2 दिन नहीं, एक दिन में अगर आप लोग कमेंट कर देते हैं कि सर आप 3 स्टार्ट करिए या 2 स्टार्ट करिए, तो आप लोग जो बोलेंगे वो करेंगे। नहीं तो अगर हम करेंगे तो हम सीरियल वाइज चलेंगे, मतलब चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक दिन के अंदर अंदर अगर आप कहा जाता है कि 2 या 3 में से जो भी स्टार्ट करना है वो करे, ठीक है, तो उस हिसाब से चलेंगे। नहीं तो अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग का अगर कमेंट नहीं आता है तो हम अपने सीरियल वाइज चलेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 पे या सॉरी मतलब चैप्टर 2 से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।